नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, रूस यूक्रेन और इसराइल हमास युद्ध, पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और अशांति में डूबा हुआ मध्य पूर्व। इसी का बीच साल 2025 भारत के लिए कई ऐसे चुनौतियों लेकर आने वाला है जिन्हें हल करना आसान नहीं होगा। इस साल भारत क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और संभावित भारत ईयू शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन की यात्रा कर सकता है। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकता है। पिछले साल की तरह इस साल भी भारत कई मोर्चे पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ अलग और नया सामने आएगा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे। अपनी शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्योता भारत के लिए नहीं आया है। 24 से 29 दिसंबर तक भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी बिल्टन और राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से हुई। बाइडेन प्रशासन में दोनों देशों का संबंध गहरा हुआ, लेकिन अमेरिकी जमीन पर खालिस्तान समर्थक नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश का आरोपों ने तनाव बढ़ा दिया है, जो फिलहाल जारी है। पन्नू न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील है। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भारे पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अमेरिका दावा है कि विकास यादव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लिए काम करते थे। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि पन्नून की हत्या की साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका है। इस मामले में एक और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पहले से ही अमेरिकी हिरासत में है। दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उधर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा वो सीमा है जो भारत और चीन को अलग करती है। ये 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों का बीच मतभेद है। इस सीमा को चीन सेक्टरों में यानी कि चीन ने बोला 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला पूर्वी सेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है। दूसरा मध्य सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। वही लद्दाख में फैली इस सीमा को पश्चिमी सेक्टर कहता है। तीनों ही सेक्टर में भारत का चीन का साथ विवाद चल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महत्वपूर्ण समझौता कर भारत और चीन ने आने वाले दिनों में गतिरोध को कम करने के लिए संकेत दिया है। इस समझौते के मुताबिक गतिरोध वाले 2 बिंदुओं देवसंग और डेमचौक में सैनिकों की वापसी हो गई है और जल्द इन टकराव बिंदुओं पर गश्त शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या भारतीय सैनिक 2020 से पहले की गश्त बिंदुओं तक जा पाएंगे या नहीं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद संभालने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना था। जिस वक्त पीएम मोदी रूस दौरे पर थे, उस वक्त पश्चिमी देशों का सेना गठबंधन नाटो बैठक की तैयारी कर रहा था। बैठक में यूक्रेन के लिए सहयोग और उसे नाटो सदस्य बनाने को लेकर बात होनी थी। पीएम मोदी की यात्रा और रूस और भारत संबंधों को लेकर पश्चिमी देश में बहस जारी है। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को लेकर चिंता तक जाहिर किया था। इसके दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प तलाशने के बारे में कड़ी चेतावनी दी। साल 2024 बांग्लादेश के लिए उथल पुथल का साल रहा। कई हफ्ते तक सड़कों पर चले
विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को 16 साल से चली आ रही सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है और उसकी कमान मोहम्मद यूनुस के साथ है। सत्ता बदलने के बाद भारत का साथ बांग्लादेश के रिश्तों में रंग भी बदल दिया है। दोनों मुल्क के बीच तनाव बढ़ा है, जिसे आने वाले दिनों में कम करना भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।